Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Waheed. Today I will discuss Parkinson disease. That is the part of neurological physical therapy lecture series. So let's discuss Parkinson. पार्किंसन की बात करें, डैट इज द डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस की डिजीज है और प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि विद टाइम ये बढ़ता जाता है। जब डिजीज़ का ऑनसेट होता है उसके साथ साथ जो विद टाइम जो है जैसे जैसे एज एडवांस होती है पेशेंट की, तो इसमें सिम्टम्स इसके और ज़्यादा वर्स होते जाते हैं। इसमें मोटर सिम्टम भी होते हैं और नॉन मोटर सिम्टम भी होते हैं। मोटर सिम्टम की बात करें तो इसके कार्डिनल फीचर्स होते हैं। कार्डिनल फीचर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जिसकी बेसिस पे आप जो डिजीज को डायग्नोस कर रहे होते हैं। नंबर 1 इज रिजिडिटी, सख्ती मिल रही होती है, दो तरह की होती है, लेड पाइप या कोगविल तरह की, दोनों तरह की रिजिडिटी मिल सकती है। कॉगविल में जो है सख्ती मिलती है, फिर कम होती है, फिर सख्ती होती है, मतलब रुक रुक के जो है कॉगविल में वो रिजिडिटी मिल रही होती है, और लेड पाइप में वो आपको थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन आपको एक तरह की रिजिडिटी सख्ती मिलेगी। देन है ब्रेडिकाइनेसिया, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, आहिस्ता आहिस्ता करके पार्किंसन में मूवमेंट स्लो होती जाती है, और लेटर एडवांस स्टेज में एकाइनेसिया भी हो सकता है कि मूवमेंट बिल्कुल एब्सेंट भी हो सकती है। और विद एज जैसे मैंने आपको बताया इसके सिम्टम्स बढ़ रहे होते हैं। ट्रिमर्स, रेस्टिंग ट्रिमर्स आपको मिल सकते हैं। जब पेशेंट रेस्ट में है तो आपको वो उसके हाथ जो है कांप रहे होंगे। और फोर्थ कार्डिनल फीचर्स है वो हमें लेटर स्टेजेस में मिलता है, जिसको जो है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, यानी कि जो उसका पोस्चर है उसको मेंटेन करने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही होती है, इसको हम कहते हैं पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। अगर आप पिक्चर में देखें, जो पिक्चर में पोस्चर है पार्किंसन में इस तरह का पोस्चर मिल रहा होता है। और नॉन मोटर सिम्टम की बात करें तो वो मोटर सिम्टम्स को फॉलो करते हैं और विद टाइम विद ईयर्स आ रहे होते हैं। पार्किंसन डिजीज के अर्ली सिम्टम की बात करें तो लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि सूंघने की सलाहियत है वो कम हो रही होती, कॉन्स्टिपेशन हो रही होती, रैपिड आई मूवमेंट हो रही होती, स्लीप बिहेवियर डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, मूड डिसऑर्डर डिस्टर्ब हो रहे हैं, और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी आपको मिल सकता है। नॉन मोटर सिम्टम्स की बात करें तो ब्लैडर डिसफंक्शन हो सकता है, और सलाइवा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, थूक प्रोड्यूस हो रहा होगा, इंटेगुमेंट्री चेंजेस होंगे, यानी स्किन पर डिफरेंट चेंजेस आ सकते हैं, बात करने में, खाना खाने में, स्वॉलो करने में उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है, और कॉग्निटिव प्रॉब्लम उसके डिस्टर्ब हो सकते हैं। पेशेंट का जो सोचने का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा, उसको बात करने में बहुत डिफ़िकल्टी रहेगी। और जब इसको पार्किंसन डिजीज़ का ऑनसेट होता है तो इंसीडियस होता है, लेकिन जो है आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा स्लो होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके ये प्रोग्रेस होती रहती है। इसके अलावा पेशेंट को डेली फंक्शन करते हुए अपने सारे काम करते हुए मुश्किल हो सकती है। उसकी जो पहले से काम करता था एडीएल्स हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्लोनेस ऑफ मूवमेंट है, आहिस्ता आहिस्ता करके उसको स्पीच का प्रॉब्लम हो रहा है, खाने में इनगल्फिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, फेस जो होता है मास्क लाइक उसके फीचर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सप्रेशन गायब होना शुरू हो जाते हैं, टोन का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। टोन यानी कि एक मोनोटोनस टोन होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे मैं आपको एकदम से तेज़ आवाज़ में बात करूँ, एकदम से मैं स्लो आवाज़ में बात करूँ, तो उनको ये टोन एडजस्टमेंट नहीं आ रही होती। तो इस तरह ये सारे काम करते हुए जैसा हम उसको प्रॉब्लम होता है तो उसकी बेसिस पे पेशेंट को डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो पार्किंसन के पेशेंट में डिजीज़ की वजह से नहीं, लेकिन जो डिजीज़ के सिम्टम्स जो उसको मुतासर कर रहे होते हैं उसकी बेसिस पे उसको डिप्रेशन मिल सकता है। इंसिडेंस की बात करें तो 7 to 10 मिलियन पीपल को अफेक्ट करता है पार्किंसन। 2% जो है ग्रेटर देन 65 ईयर्स ऑफ एज के हैं, और प्रेवलेंस इसकी हम बात करें तो विद टाइम जैसे जैसे पहले क्या होता था कि एज कम थी, अब जैसे जैसे एज एडवांस होती जा रही है, तो क्योंकि ये एडवांस एज की डिजीज़ है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है लोगों की तो आपको वैसे वैसे इसकी प्रेवलेंस मिलती जाएगी। एवरेज एज ऑफ ऑनसेट है 50 to 60 ईयर्स, मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, और फीमेल्स की निस्बत 1.2 से 1.5 का रेशो, यानी एक मेल होगा तो 0.2% फीमेल होगी, या 0.5% फीमेल हो सकती हैं। जुवेनाइल ऑनसेट भी हो सकता है जो पार्किंसन का जो लेस देन 21 ईयर्स हो, और यंग ऑनसेट भी हो सकता है जो 21 से 40 साल का हो, लेकिन ज़्यादातर ये लेट या एडवांस एजेस में मिल रहा होता है। और इसकी एटियोलॉजी देखें तो बेसल गैंग्लिया में जो डोपामिन सिस्टम है ये उसको डिस्टर्ब कर देता है। इसके जेनेटिकल इन्फ्लुएंस भी हो सकती है, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी हो सकती है। पार्किंसन डिजीज़ और एडियोपैथिक पार्किंसोनिज्म क्या होता है कि जिसमें उसका जो कॉज है, वजह है, वो पता नहीं है कि किस वजह से हो रहा है, और इसको 78% पीपल को एडियोपैथिक पार्किंसन अटैक करता है। सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म की बात करें जो किसी और की वजह से होता है, जैसे कोई वायरस हो सकता है, कोई टॉक्सिन हो सकता है, कोई ड्रग हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है।
पार्किंसन प्लस सिंड्रोम को देखें तो इसमें पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं पार्किंसन की तरह के होते हैं, लेकिन वो सिर्फ मिमिक कर रहे होते हैं, होता वो पार्किंसन नहीं है। पार्किंसन डिजीज बेसिकली फर्स्ट डायग्नोस की थी जेम्स पार्किंसन साइंटिस्ट ने 1817 में। तब इसका नाम था शेकिंग पैल्सी। तब इसकी एटियोलॉजी अननोन थी, एडियोपैथिक थी, जेनेटिकली डिटरमाइंड भी कहा गया था। क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे दो सब ग्रुप्स आइडेंटिफाई हुए थे। एक को प्रॉब्लम था पोस्चरल इंस्टेबिलिटी का और गेट डिस्टर्बेंस का, और दूसरों को प्रॉब्लम था, दूसरे ग्रुप को ट्रेमर्स का प्रॉब्लम। जेनेटिकली फॉर्म पार्किंसन देखें तो लेस देन 10% या ओवरऑल केसेस में। पार्किंसोनिज्म पोस्ट एंसेफेलाइटिस पार्किंसन। अब क्या हुआ, 1917 से 1926 तक बहुत सारे पेशेंट्स देखे गए जिनको इन्फ्लुएंजा हुआ, उसकी बेसिस पे एंसेफेलाइटिस के उनके सिम्टम्स हुए कुछ साल बाद। यानी कि इस तरह के पेशेंट्स में देखा गया कि कुछ अरसे बाद, कुछ साल गुजरने के बाद उनके ब्रेन में एक स्लो वायरस ने इन्फेक्शन कॉज कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म की, टॉक्सिक पार्किंसोनिज्म, यानी वो पार्किंसन जो किसी और वजह से हो रहा है, किसी और टॉक्सिन्स की वजह से हो रहा है, जिसमें जैसे सर्टन एनवायरमेंटल टॉक्सिन जिसमें पेस्टिसाइड्स हैं या कुछ केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्रीज में प्रेजेंट होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो टॉक्सिन मटेरियल देखा गया जिसकी वजह से पार्किंसन हो रहा था, दैट इज मैग्नीज, जो कि माइनर्स के अंदर देखा गया लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से। और कुछ में सीवियर और परमानेंट पार्किंसोनिज्म भी देखा गया जो एक सर्टन टाइप की सिंथेटिक हीरोइन इंजेक्ट करते थे जिसमें केमिकल प्रेजेंट था एमपीटीपी। आपके लिए ये बात ज़रूरी है नोट करना कि थोड़ा सा एक्सपोजर या एक दो दफ़ा का एक्सपोजर या कुछ सेशन का एक्सपोजर डिजीज़ कॉज नहीं करता। अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होगा ईयर्स ऑफ ईयर्स तो इस तरह का पार्किंसन हो सकता है। इसके अलावा सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन डीआईपी, जो कि किसी और ड्रग्स की वजह से हो रहा हो। बहुत सारे इस तरह के ड्रग्स हैं जो दी जाती हैं तो वो एक्स्ट्रा पायरामिडल डिसफंक्शन प्रोड्यूस करती हैं जो कि पार्किंसन के साइन एंड सिम्टम्स सेम प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसमें न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। अब क्या हुआ कि जब इन ड्रग्स के डोजेस रिमूव कर दिए गए तो उसकी बेसिस पे जो पार्किंसन की तरह के सिम्टम्स थे वो ख़त्म होना शुरू हो गए उसमें कुछ वीक्स के अंदर अंदर। तो इसलिए इसको सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म का नाम दिया गया। इसके अलावा पार्किंसोनिज्म बहुत सारी मेटाबॉलिक कंडीशन की बेसिस पे भी हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है, जैसे बेसल गैंग्लिया के अंदर कैल्शियम कैल्सिफिकेशन हो जाए या हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म या विल्सन डिजीज़ की वजह से भी। अब हम बात करते हैं पार्किंसन प्लस सिंड्रोम की। बहुत सारी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेज इस तरह की होती हैं जो जाकर सब्सटेंशिया निग्रा को अफेक्ट करती हैं और पार्किंसन की तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। लेकिन पार्किंसन प्लस, वो पार्किंसन नहीं होते डिजीजेज, लेकिन पार्किंसन के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कॉर्टिकल बेसल गैंग्लियोनिक डिजनरेशन हो सकती है, शायद ड्रैगर सिंड्रोम हो सकता है, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट्स जो अल्जाइमर डिजीज़ के हो जाएं या विल्सन डिजीज़ के, जुवेनाइल हंटिंगटन डिजीज़ के, तो उनमें भी इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं कि जो पार्किंसन की तरह के हों लेकिन पार्किंसन वो ना हो। अब इस तरह के पेशेंट को डायग्नोस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी उनको एंटी पार्किंसन मेडिसिन दी जाती है, लीवोडोपा सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन, तो उनको उससे अफेक्ट नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। देन पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो बेसल गैंग्लिया का इशू होता है। बेसल गैंग्लिया के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं जिसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामन न्यूक्लियस, ग्लोबस पैलिडस और सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, और के साथ साथ सब्सटेंशिया निग्रा भी होता है। कॉर्डेट और पुटामन एक साथ, जिसको हम स्ट्रैटम कहते हैं। अब क्या होता है कि डायरेक्ट मोटर लूप होता है बेसल गैंग्लिया का जिसमें सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे होते हैं कॉर्टेक्स टू पुटामन, पुटामन टू ग्लोबस पैलिडस, globus pallidus to ventrolateral nucleus to thalamus and then back to the cortex। अब अगर इस कनेक्शन जो सप्लीमेंट्री मोटर एरिया कनेक्शन है एक्साइटेटरी होता है और डिस्चार्ज होता है सेल का यहाँ पे, और जो कि पॉजिटिव फीडबैक है जिसकी बेसिस पे वॉलंटरी मूवमेंट इनिशिएट हो रही होती है। अब क्या होता है, बेसल गैंग्लिया को थैलेमस की तरफ से इनहिबिशन आ जाता है जिसकी वजह से हाइपोकाइनेसिया, जो ब्रेडिकाइनेसिया पार्किंसन डिजीज में देखा गया है। बेसल गैंग्लिया में डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके नतीजे में एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक जो है कंट्रोलिंग वो इम्पेयर्ड हो जाती है, जिसकी बेसिस पे मोटर कंट्रोल का लॉस हो जाता है और ट्रेमर, रिजिडिटी और एकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया हो रहा होता है। बेसल गैंग्लिया में बेसिकली सबथैलेमिक न्यूक्लियस, ग्लोबस पैलिडस, सब्सटेंशिया निग्रा सब इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इनडायरेक्ट लूप बन रहा होता है जो कि थैलेमोकॉर्टिकल एक्टिवेशन को डिक्रीज कर देता है, जिसकी बेसिस पे आई मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती हैं, ट्रंक एंड लिम्ब
मस्कुलेचर रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, स्लीप पेकफुलनेस साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, मेमोरी और कॉग्निटिव इशू पेशेंट को स्टार्ट हो जाते हैं। सो पार्किंसन की डेफिनेशन देखें, बेसिकली डीजनरेशन ऑफ डोपामिन न्यूरॉन्स हो जाती है बेसल गैंग्लिया में, जिसकी बेसिस पे डोपामिन प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते, या जितना प्रोड्यूस होना चाहिए उतना नहीं हो रहा होता। और जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होती है, न्यूरॉन्स में डीजनरेशन और होना स्टार्ट हो जाती है, और इसी बेसिस पे जितनी न्यूरॉन डीजनरेशन होगी, जो ऑन मोटर सिम्टम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम बढ़ते जाएंगे। इवन जब पेशेंट आया था तो 30% थे, 30% से वो 60% बढ़ जाएंगे। ये चार्ट है जिसमें कार्डिनल फीचर और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई गई है पार्किंसन डिजीज की। कार्डिनल फीचर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रेमर, पोस्टरल इंस्टेबिलिटी। मोटर परफॉर्मेंस में देखें तो टॉर्क प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, फटीक पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। इसकी बेसिस पे जब टॉर्क डिक्रीज होता है, फटीक होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्चर फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी बेसिस पे डिफॉर्मिटी बन जाती है। पेशेंट का फेस मास्क लाइक हो जाएगा, माइक्रोग्राफिया का प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाता है, यानी राइटिंग में उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही होती है। अब कोई भी मोटर प्लानिंग का टास्क है, उसको स्टार्ट करने में उसको हेजिटेशन होगा, क्योंकि पेशेंट को स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, और थोड़ी थोड़ी देर में वो फ्रीज हो जाता है, अटक जाता है। काम करते करते उसकी मूवमेंट प्रॉपर फॉर्म नहीं होती हैं और अटकना बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि मूवमेंट स्मूथली नहीं कर पाता है। और मोटर लर्निंग के टास्क हैं तो उसमें जो उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। इसके अलावा कोई डिसीजन प्रॉपर किसी को बताना है तो वो नहीं बता सकता, कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा। और गेट में क्या होता है, फैसिनेटिंग गेट हो जाता है इस तरह का पेशेंट का, शफलिंग गेट। उसमें क्या होता है कि स्ट्राइड लेंथ डिक्रीज हो जाती है, स्टेप टू स्टेप वेरिएबिलिटी होना शुरू हो जाती है, ऐसे जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। कैडेंस जो है, नंबर ऑफ स्टेप्स, वो अगर पार्किंसन एडवांस हो जाए तो उसमें ज़्यादा रिड्यूस होता है। डबल एम सपोर्ट का टाइम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। हिप नी एंकल फ्लेक्शन स्टार्ट हो जाती है। शफलिंग स्टेप्स मैंने आपको बताया, पेशेंट का गेट शफल की फॉर्म में शफल कर रहा होता है अपनी पूरी बॉडी को। हील स्ट्राइक जो है इनसफिशेंट हो रही होती है, 4 फुट लोडिंग इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा फ्रीजिंग गेट बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, पेशेंट को टर्न करने में, मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह मुड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और अगर इसी तरह के पेशेंट को आप बोलेंगे कि आपने एक हाथ में बॉल पकड़ के या कोई भी सामान पकड़ के लेके आने, साथ दरवाज़ा भी खोलना है, तो पेशेंट को समझ नहीं आता कि मैं 2 चीज़ें एक साथ कैसे परफॉर्म करूं। पेशेंट का पोस्चर आगे की तरफ जा रहा होता है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो रहा होता है, काइफोसिस का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है कि पेशेंट आगे की तरफ ज़्यादा झुक रहा होता है, जिसकी बेसिस पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ट्रांसफ़र होता है और उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको पेशेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट में फॉलिंग रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ की एहतियात करें। सेंसेशन ऑफ पैरास्थेसिया का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, पेन होता है, पेशेंट का जो टोन, जैसे मैंने आपको बताया था कि टोन एक जैसा हो जाएगा, मोनोटोनस टोन होगा, उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, उसके जो मास्क लाइक फेस होने की वजह से वो वर्ड प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा होगा, डिस्पेजिया का प्रॉब्लम होगा, इनगल्फ करने में खाना उसको प्रॉब्लम हो रहा होगा, भूलना शुरू कर देगा पेशेंट चीज़ें बहुत सारी, और इसी की बेसिस पे जो सारे सिम्टम्स उसको होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी बेसिस पे पेशेंट को डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। पार्किंसन के पेशेंट में डिप्रेशन कॉमन मिलता है, इसलिए अर्ली स्टेज में आपको डिप्रेशन को डील करने की ज़रूरत होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, पेशेंट को कभी ज़्यादा सर्दी लगेगी, कभी ज़्यादा गर्मी लगेगी, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा, यूरिनरी ब्लैडर डिसफंक्शन हो सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बीपी रेस्टिंग में लो हो जाएगा, कार्डियोवेस्कुलर रिस्पॉन्स एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज्ड होना स्टार्ट हो जाता है, उसके रेस्पिरेटरी फंक्शन इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे पेशेंट में निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्टेजेस ऑफ पार्किंसन डिजीज़। ब्राक एंड कोलीग ने, क्योंकि पार्किंसन एक वाइड स्प्रेड न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है और प्रोग्रेस होती है डिफरेंट स्टेज, इसलिए इसने इसको डिफरेंट स्टेजेस में क्लासिफाई किया हुआ है, स्टेज 1 से स्टेज 6 तक। स्टेज 1 इज़ अर्ली स्टेज, स्टेज 6 इज सबसे जो लाटर स्टेज है। अर्ली स्टेज में हम बात करें स्टेज 1 में तो मेडुला ऑब्लांगेटा, डॉर्सल 9-10 न्यूक्लियस और इंटरमीडिएट रेटिकुलर जोन को इन्वॉल्व कर रहा होता है। स्टेज 2 में पैथोलॉजी कॉर्डल रेपिन्यूक्लाई, गिगैंटोसेलुलर रेटिकुलर न्यूक्लियस और कोएरियुलस और सब कोएरियुलस कॉम्प्लेक्स को इन्वॉल्व कर रही होती है। स्टेज 3 में नाइग्रोस्ट्रेटियल
सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा होता है जिसमें सब्सटेंशिया निग्रा के पार्स कॉम्पैक्टा इन्वॉल्व होता है। स्टेज 4 में लीजन कॉर्टेक्स तक पहुंच जाता है जिसमें टेम्पोरल मेसोकॉर्टेक्स और एलोकॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। और स्टेज 5 में पैथोलॉजी सेंसरी एसोसिएशन तक शिफ्ट हो जाती है जिसमें एरिया ऑफ न्यू कॉर्टेक्स और प्री फ्रंटल न्यू कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है। और स्टेज 6 में पैथोलॉजी इतनी एक्सटेंड हो जाती है कि सेंसरी एसोसिएशन एरियाज ऑफ न्यू कॉर्टेक्स और प्री मोटर एरियाज को भी इन्वॉल्व कर लेती है। मेडिकल डायग्नोसिस देखें पार्किंसन का, तो पार्किंसन को डायग्नोस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं हो सकता। पहले आपको पेशेंट के सिम्टम्स ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, उसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स की बेसिस पे, वो भी विद टाइम कितने इवॉल्व होते हैं उसकी बेसिस पे आप डायग्नोस कर सकते हैं। कार्डिनल फीचर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कार्डिनल फीचर का इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जो डायग्नोस कर रहे होते हैं पार्किंसन को डिफरेंट न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस से। इसके लिए कोई भी सिंगल टेस्ट नहीं है। आप पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हैंड राइटिंग सैंपल्स देखेंगे, स्पीच एनालिसिस करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस करेंगे, उसके सिम्टम्स और फिजिकल एग्जामिनेशन की बेसिस पे तो आपको पता चल जाएगा कि पार्किंसन है या पार्किंसन की तरफ जा रहा है कि नहीं। प्री क्लिनिकल स्टेज में नॉन मोटर सिम्टम्स ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं और इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनर को यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ऑल्फैक्टरी टेस्टिंग, कार्डिक सिम्पैथेटिक इनर्वेशन इमेजिंग, जो कि नॉन मोटर सिम्टम पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। इसके अलावा सिम्टम्स में लॉस ऑफ स्मेल, स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप साइकिल, फुट डिस्टोनिया, फुट क्रैम्पिंग, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा सिम्टम्स हैं जो कि अगर काफ़ी अरसे तक प्रेजेंट रहें तो डायग्नोस कर रहे होते हैं कि पार्किंसन हो सकता है। पार्किंसन में सबसे ज़्यादा रोल है उसके 4 कार्डिनल मोटर फीचर का। तो पेशेंट में कम से कम भी उनमें से 2 प्रेजेंट होंगे तो पार्किंसन डायग्नोस्ड हो रहा होगा। इसके अलावा ज़रूरी है कि पार्किंसन प्लस सिंड्रोम को हम एक्सक्लूड करें। ऐसा ना हो कि हम पार्किंसन समझें और पार्किंसन ना हो, तो ज़रूरी है। उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा यही है कि जब भी एक्स्ट्रा पायरामिडल साइंस होते हैं और बायलैटरल और जब भी एक्स्ट्रा पायरामिडल साइन होते हैं और बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे और वो लिवोडोपा और डोपामिन एगोनिस्ट से रिस्पॉन्ड नहीं करते तो ये पार्किंसन प्लस सिंड्रोम हो सकता है, पार्किंसन नहीं। फंक्शनल इमेजिंग के लिए एमआरआई यूजिंग केमिकल मार्कर्स हम करवा सकते हैं ताकि डोपामाइनर्जिक डेफिसिट्स देख सकें, डोपामिन डेफिशिएंसी देख सकें। लेकिन अगर पार्किंसन किसी और डिजीज़, किसी और कॉज की वजह से है तो वो आइडेंटिफाई करना, डिस्क्रिमिनेट करना मुश्किल हो सकता है। कार्डिनल फीचर्स 4 हैं आपके पास, ट्रेमर, ब्रेडिकाइनेजा, रिजिडिटी एंड पोस्टरल इंस्टेबिलिटी। इनमें से 2 का होना ज़रूरी है। क्लिनिकल कोर्स की बात करें तो डिजीज़ प्रोग्रेसिव है विद टाइम। इवन 5 साल तक पेशेंट जो है एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है, यानी कि वो डायग्नोस्ड ही ना हुआ हो पार्किंसन से। पार्किंसन डायग्नोस्ड होने के बाद 13 इयर्स अप्रॉक्सीमेटली मीन एज है जब तक पेशेंट आराम से सर्वाइव कर सकता है। प्रोग्रेशन वेरिएबल हो सकता है, हर पेशेंट में डिफरेंट हो सकता है, सेम नहीं हो सकता। अर्ली स्टेज में फिजियोथेरेपी हो जाएगी तो और ज़्यादा बेहतर, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स बेहतर रहेंगे। और अगर किसी पेशेंट को यंग एज में ऑनसेट हो जाए और ट्रिमर प्री डोमिनेंट हो तो ये बेनाइन प्रोग्रेशन ज़्यादा होगा। और जो पेशेंट पोस्टरल इंस्टेबिलिटी और गेट डिस्टर्बेंस के साथ होंगे उनमें डिटोरिएशन ज़्यादा पॉसिबल है और डिजीज़ ज़्यादा रैपिडली प्रोग्रेस करेगी। इस तरह के पेशेंट में न्यूरो बिहेवियरल डिस्टर्बेंस और डिमेंशिया कॉमन मिल सकता है। लिवोडोपा थेरेपी के साथ प्रोग्रेशन जो है ज़रा स्लो हो जाता है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है और जो पार्किंसन के पेशेंट है उनमें डेथ का मेन रीज़न पार्किंसन नहीं होता। तो मेन रीज़न क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है या इस तरह के पेशेंट को नमूनिया हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप उनकी चेस्ट और कार्डिक हेल्थ का ध्यान अच्छे से रखें। हॉर्न-यार्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी स्केल, ये एक स्केल है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी और रिसर्च ट्रायल में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिसेबिलिटी स्केल पार्किंसन के लिए। इसमें स्टेज 1 का मतलब है कि मिनिमल डिजीज़ और स्टेज 5 का मतलब है कि पेशेंट जो है बाउंड कर गया है व्हीलचेयर तक, डिसेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। तो स्टेज 1 में क्या होता है? डिसेबिलिटी कम होगी या एब्सेंट भी हो सकती है या यूनिलैटरल प्रॉब्लम हो सकती है, यानी एक जो लिम्ब है उसको इन्वॉल्व किया हो। स्टेज 2 में
मिनिमल बायलैटरल और मिड लाइन इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि दोनों होंगे लेकिन कम होंगे और बैलेंस अभी इम्पेयर्ड नहीं है। स्टेज 3 में राइटिंग रिफ्लेक्स इम्पेयर्ड होता है, अनस्टेडीनेस स्टार्ट हो जाती है जब पेशेंट टर्न कर रहा होता है या चेयर से उठ रहा होता है। कुछ एक्टिविटीज़ में उसको रिस्ट्रिक्शन मिल रही होती है, कुछ जो पेशेंट्स हैं एक्टिविटीज़ में लिमिटेशन के बावजूद इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं और अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें अभी तक कुछ एक्टिविटीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। स्टेज 4 में तमाम सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं और सीवियर कंडीशन में होते हैं। अब पेशेंट को हो सकता है कि खड़े होने में, वॉक करने में असिस्टेंस की ज़रूरत हो। स्टेज 5 में पेशेंट जो है बेड तक या व्हीलचेयर तक महदूद हो गया है। मेडिकल मैनेजमेंट देखें तो ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस कर रही होती है, तो इसमें आप न्यूरो प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे होते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं मोटर और नॉन मोटर सिम्टम्स का। जैसे जैसे पेशेंट की एडवांस एज होती जाती है, डिजीज़ एडवांस होती जाती है, तो मेडिकल मैनेजमेंट एक चैलेंज हो सकता है, स्पेशली स्टेज 3 और स्टेज 3 के बाद। मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखें तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, डोपामिन रिप्लेसमेंट है, डोपामिन एगोनिस्ट है और एमेंटेडीन है। इसमें सबसे ज़्यादा लीवोडोपा या कार्बिडोपा जो ड्रग है वो यूज़ हो रही होती है पार्किंसन के पेशेंट को डील करने के लिए। और हर जो न्यूरो की मेडिसिन आप यूज़ कर रहे होते हैं, हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, तो अपने पेशेंट में जब भी मेडिसिन दी जा रही हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मेडिकल मैनेजमेंट हो रही है और उस मेडिसिन का क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है पार्किंसन के पेशेंट में, क्योंकि अगर पेशेंट हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है तो जो लीवोडोपा मेडिसिन है उसका जो फ़ायदा होता है उसको ब्लॉक कर देता है, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो इस क्योंकि डाइट्री अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन में होते हैं कम्पीट कर रहे होते हैं लीवोडोपा की एब्जॉर्प्शन के साथ, इसीलिए जो पेशेंट लीवोडोपा मेडिसिन पे होता है हम उनको कहते हैं कि आप जो है हाई प्रोटीन डाइट ना लें, क्योंकि अगर हाई प्रोटीन डाइट लेगा तो पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब हाई प्रोटीन डाइट ना लें तो क्या लेना है, हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट लेनी है। 15% से ज़्यादा प्रोटीन आप नहीं ले सकते। तो डाइटरी रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन लेना भी है तो शाम में लें जब पेशेंट ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। इस मॉडिफिकेशन की बेसिस पे मोटर फ्लक्चुएशन मिनिमाइज हो जाती है और लीवोडोपा का जो फ़ायदा है, इफेक्टिवनेस है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। पेशेंट को हम बोलते हैं कि वैरायटी ऑफ फूड्स खाएं और डाइटरी सप्लीमेंट लें और विटामिन्स और मिनरल्स का इंटेक ज़्यादा लें। ये चार्ट है जिसमें दिखाया गया है कि किस टाइम कितना और आप क्या ले सकते हैं। तो हाई कैलोरी डाइट इतनी ले सकते हैं कि 27-30 कैलोरी पर डे भी ले सकते हैं, लेकिन प्रोटीन का पोर्शन कम लेना है। इसके अलावा पेशेंट को बोलते हैं पानी ज़्यादा लें, डाइटरी फाइबर का इस्तेमाल करें, क्योंकि पार्किंसन के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया की बेसिस पे उसका जो अपराइट पोस्चर होता है वो भी कम हो जाता है और उसको अपर लिम्ब फीडिंग मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो उसके लिए इवन के कप को पकड़ना और एक चम्मच का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो हम उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को कहते हैं कि वो इंटरवेंशंस यूज़ करे जिसकी बेसिस पे उसके फीडिंग जो इम्प्रूवमेंट की जाए, अडेप्टिव ईटिंग डिवाइसेस रिकमेंड की जाएं ताकि उसके लिए अपनी न्यूट्रिशन को मेंटेन करना और जनरल हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करना आसान हो जाए। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की हेल्प ले रहे होते हैं जहाँ पे डिस्पेजिया का प्रॉब्लम हो रहा होता है, जहाँ पे स्वॉलिंग डिसफंक्शन रिड्यूस हो रहे होते हैं, ताकि वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज करवाएं जिसकी बेसिस पे उसको स्वॉलिंग मैकेनिज्म है वो ज़्यादा बढ़ जाए। पेशेंट की फैमिली और जो भी केयर गिवर है उसको सबसे ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि पेशेंट की डाइट क्या होनी चाहिए। तो पेशेंट को खुद भी गाइड किया जाता है, उसकी फैमिली को भी, और उसके केयर गिवर जो भी उसको अटेंडेंट है उसके साथ रह रहे हैं उनको भी गाइड किया जाता है। और अगर डिजीज़ एडवांस हो जाए तो परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी पीईजी भी की जा सकती है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी डीबीएस, ये सर्जरी भी की जाती है पार्किंसन के पेशेंट में। जब मेडिकल ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर हम सर्जरी की तरफ आते हैं, या डिजीज़ एडवांस स्टेज में चली जाए और मेडिकल मैनेजमेंट कर करके थक गए तो डीबीएस की तरफ चले जाते हैं। ब्रेन में इलेक्ट्रोड इम्प्लांट किए जाते हैं जिसकी बेसिस पे वो क्या करता है कि जहाँ से पार्किंसन के सिम्टम आ रहे हैं वहाँ पे वो नर्व सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है।
ब्रेन इलेक्ट्रोड सबथैलेमिक न्यूक्लाई में रखे जाते हैं या ग्लोबस पैलिडस में भी रखे जा सकते हैं। इम्पल्स जनरेटर होता है कार्डिक पेसमेकर की तरह और सब क्लेविकुलर एरिया में इम्प्लांट किया जाता है और वायर जो है स्किन के ज़रिए कनेक्ट कर रही होती है ब्रेन के इलेक्ट्रोड को। हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन प्रोवाइड की जाती है। पेशेंट कंट्रोल कर सकता है पेसमेकर को ऑन एंड ऑफ स्विचिंग के ज़रिए, जबकि इस टाइम में फिजिशियन प्रॉपर बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन डिलीवर होना चाहिए। तो अगर एडवांस स्टेज में डीबीएस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये बेसिकली डीबीएस है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिस तरह से इलेक्ट्रोड प्लेस करके सब क्लैविकुलर एरिया में ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा डीबीएस को हम देखें तो पार्किंसन डिजीज़ की जो मोटर ओवर एक्टिविटी के सिम्टम्स है उन सिम्टम्स को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। इसके अलावा मेडिकेशन रिक्वायरमेंट पेशेंट की कम हो जाती हैं और जो पेशेंट मेडिकेशन रेजिस्टेंट उनके सिम्टम्स हो वो अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं। इसके अलावा काइनेसिया, रिजिडिटी, वीकनेस, वॉकिंग स्पीड जो रिड्यूस हो जाती है वो डीबीएस से इम्प्रूव हो जाती है। और एडवर्स इफेक्ट ये हो सकते हैं कि पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है, हार्ट हो सकता है, स्पीच प्रॉब्लम, गेट डिस्टर्बेंस या फॉलिंग हो सकती है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन टेम्परेरी होती हैं और 6 महीने के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाती हैं। सर्जिकल रिस्क हो सकता है जिसमें इंट्रासेरिब्रल हैमरेज इन्फेक्शन हो सकता है या डिवाइस के साथ कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, लीड ब्रेकेज हो सकता है, जनरेटर मैल फंक्शन हो सकता है। और डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर ने थैलेमोटमी और पैलिडोटमी को रिप्लेस कर लिया डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ने। सो दैट्स ऑल अबाउट Parkinson disease. In the next lecture, we will discuss physiotherapy management of Parkinson disease. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. Thank you. Take care. Allah Hafiz.